हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और आपके प्यारे से चैनल स्कूली शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो यार आज का टॉपिक है एसी जनरेटर। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का ये पार्ट है और चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आता है। तो यार इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 200 की भीड़ में ना पढ़ करके आपके बगल में आपको कोई बैठा करके पढ़ाए, तो यार उसके लिए हम अवेलेबल हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप मेरे कांटेक्ट नंबर जो कि यहाँ पे 7488192063 और 9572912429, इन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पे आप हमें कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक एसी जनरेटर हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो यार सबसे पहले ना बात आता है कि जनरेटर आपका दिखेगा कैसे। तो यार जो लोग भी अगर शादी विवाह में देखे होंगे तो कुछ इसी टाइप का जनरेटर दिखता है, या किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आप देख लो, स्कूल में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, तो इसी का बड़ा रूप दिखेगा, नहीं तो यही दिखता। ठीक है, यही आपका ना एसी जनरेटर होता है। और यार अगर हम इस पोर्शन की बात करें इस जनरेटर में, तो ये वाला पोर्शन का काम है मैकेनिकल एनर्जी को सप्लाई करना। यहाँ पे एक हैंडल लगता है और उस हैंडल से नचाते तो ये जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। और ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डायनेमो बोलते हैं। ठीक है, और यार यहां से ना जब ये मैकेनिकल एनर्जी देता है तो आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के यहां से वायर से करंट निकलता है और इसी करंट के माध्यम से हम बल्ब, पंखा या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको हम चला पाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इसी के बारे में आज समझना है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते। सबसे पहली सी बात कि यार इस जो एसी जनरेटर को डिजाइन कौन किए हैं, तो निकोला टेस्ला जो है कि इसको डिजाइन करते हैं और 1888 ईस्वी की बात है। ठीक है, यही एसी जनरेटर को डिजाइन किए हैं। और यार एसी जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अच्छा, एसी जनरेटर का जो मुख्य रूप से क्या काम है, ये मैकेनिकल ऊर्जा को या मैकेनिकल एनर्जी को बिजली या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज में या जहां जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उस जगहों तक हम लोग उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एसी जनरेटर का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो यार सबसे पहला जो एप्लीकेशन है एसी जनरेटर का, वो है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। ठीक है, एसी जनरेटर का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जैसे अगर हम बात कर ले पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, तो यार वैसा जहां हम ना कोयला को जला करके पानी को गर्म करते हैं और उस पानी के भाप से हम लोग टरबाइन को चलाते हैं और वो टरबाइन बेसिकली क्या होता है, फिर करंट प्रोड्यूस करता है। या अगर हम बोल दे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, जहां पानी को जमा करके डैम में जमा करके हम पानी को गिराते हैं काफी हाइट से और टरबाइन नचता और फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती। या अगर हम बात कर ले न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम का हम लोग यूज करके पानी गर्म करके फिर उसके स्टीम से हम लोग टरबाइन को नचाते हैं। तो इन सब जगहों पे एसी जनरेटर का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को घर या इंडस्ट्रीज या और भी जगहों पे जहां भी जरूरत है सप्लाई किया जाता है। ठीक है, दूसरा है यार बैकअप पावर सप्लाई। बैकअप पावर सप्लाई इन द सेंस, मान लो आप कि कहीं पे बाढ़ आ जाता है या कहीं किसी का शादी हो रहा है और किसी कारण बस लाइट कट गई,
तो उस मोमेंट में जो है हमें जनरेटर की जरूरत पड़ती है बैकअप देने के लिए, लाइट को मेंटेन रखने के लिए, है ना। या कहीं आप लिफ्ट में फंस जाते हैं या कहीं पे, तो वहां बाहर में जनरेटर लगा हुआ होता है कि बैकअप के तौर पे, कि जब बिजली कट जाती तो एट दैट मोमेंट जनरेटर को स्टार्ट किया जाए। तो फाउंड इन पोर्टेबल जनरेटर फॉर इमरजेंसी या रिमोट पावर देने के लिए। तीसरा है यार ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटर इन व्हीकल्स चार्ज द बैटरी एंड पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो यार ऑटोमोबाइल के अंदर भी आपका जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर तो नहीं बोल सकते बट जनरेटर का छोटा सा रूप होता है जिसको हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं। जैसे कि हम चाबी देते हैं और क्या होता है कि आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता, तो यार उसके पीछे क्या होता है कि उसमें बैटरी होता है जो कि सप्लाई देता है ना, और फिर अल्टरनेटर जो है उस पूरे मशीन को नचाता है, ठीक है। और फिर अल्टरनेटर जब मशीन चालू हो जाता है तो बाद में हमारे बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। दिखता कैसा है अल्टरनेटर, तो यार अगर हम उसके लिए लेकर के चले, लेटर सपोज ना, अगर आपको कहीं गाड़ी के अंदर, जैसे फोर व्हीलर के अंदर तो आपको बाहर से नहीं दिखेगा क्योंकि वो अंदर में होता, बट अगर हम मान के चलिए ना, यहाँ पे ट्रैक्टर का एग्जांपल ले लेते, ठीक है। और देखिए तो ये आपका ना ट्रैक्टर है, और अल्टरनेटर अगर आप ट्रैक्टर को गौर से देखेंगे तो आपको यार अल्टरनेटर यहाँ पे, जैसे ये वाला जो है आपका ट्रैक्टर, ठीक है। और इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इसके ना अपोजिट साइड में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, और ये अल्टरनेटर अंदर में इंजन से कनेक्टेड होता है, जो कि आपका क्या करता है, इंजन को नचाता है, बैटरी से यहाँ करंट जाता है और फिर इंजन को नचाता है ना। तो अल्टरनेटर का बेसिकली काम है कि सेल्फ से आपका यहाँ पे सेल्फ जो देते हैं ना हम लोग, तो उस सेल्फ से हमारा क्या हो जाए, जो भी गाड़ी है या जो ट्रैक्टर है वो हमारा स्टार्ट हो जाए। बेसिकली बाद में वही बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमोबाइल में अल्टरनेटर इन व्हीकल्स चार्ज द बैटरी एंड पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो भी लाइट बल्ब पंखा जो भी चीजें लगा है उनको पावर देता है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है मेरे भाई, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में अगर हम टरबाइन की बात करें, विंड टरबाइन की बात करते, तो हम टरबाइन लगा देते, हवा से टरबाइन नचता और फिर उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, तो वहां पे हम लोग एसी जनरेटर का यूज करते हैं। या हम बात कर लें हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम में बात कर लें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी जनरेटर का यूज होता है, मशीन्स को पावर देने के लिए, या जो फैक्ट्री में टूल्स यूज होते तो उन सब जगहों पे हम इसका यूज करते हैं एसी जनरेटर का। अब यार जो हम आपको दिखाए थे फिगर, ये वाली फिगर की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, देखिए तो इस फिगर की बात करें तो हमको ना मुख्य रूप से ये वाले सेक्शन को देखना है। ये सेक्शन एक्चुअल में अंदर में वर्किंग कैसे होता, तो हम उसके बारे में अगर समझें तो मेरे भाई, ये है हमारा एक्चुअल में एसी जनरेटर के अंदर वाला पार्ट्स। और इसमें क्या होता ना कि ये आप देखो तो ये आपका क्या है, मैग्नेट है, और ये भी आपका मैग्नेट है, ठीक है। और ये जो आपका मैग्नेट है बेसिकली ये नॉर्थ पोल है, और ये जो मैग्नेट है ये आपका साउथ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इधर की तरफ होगा, मीन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है ना, ये तो आपका मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट में अगर आप देखेंगे, देखिए तो ध्यान से, अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये आपका जो है ये आर्मेचर होता है, ठीक है। बेसिकली ना सॉफ्ट आयरन कोर पे क्वाइल लपेटा हुआ होता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर पे क्वाइल लपेटा हुआ होता, जिसको यहाँ पे लिखा गया है वायर क्वाइल या द कंडक्टर लिखा हुआ है, इसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। उसके बाद ये जो डॉट डॉट आपको लाइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, जो या हम आर्मेचर कॉइल को नचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। शाफ्ट में ही ना आर्मेचर कॉइल फंसा हुआ होता है, लाइक कुछ इस तरीके से, ये आपका शाफ्ट हो गया और ये ना आपका आर्मेचर कॉइल हो गया। तो ये शाफ्ट आर्मेचर कॉइल को नचाता है। और इसके साथ जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ना दो रिंग लगा हुआ है, एक रिंग ये लगा हुआ है और एक रिंग ये लगा हुआ है,
रिंग या कम्यूटेटर बोल लीजिए, बुक्स में लिखा होता है स्लिप रिंग। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में। एक स्लिप रिंग यहाँ पे है और आपका दूसरा स्लिप रिंग यहाँ पे है, और स्लिप रिंग से अटैच होता है आपका कार्बन ब्रश। क्या अटैच होता है? कार्बन ब्रश। अब बात आता ना कि स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश अटैच होता है और उसके साथ साथ में यहां से वायर लगा हुआ है जो सर्किट को कंप्लीट करता है। तो कुछ ऐसा आपको एसी जनरेटर दिखता है, और हम समझाते हैं इसके बारे में कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है एसी जनरेटर। तो मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है एसी जनरेटर। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता। मुख्य रूप से इसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट कौन था? तो मेरे भाई एक था नॉर्थ पोल और दूसरा था आपका साउथ पोल। बेसिकली मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है आर्मेचर था। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है? तो सॉफ्ट आयरन कोर पे क्वाइल लपेटा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्लिप रिंग, यहाँ पे कम्यूटेटर या रिंग लिखा हुआ था, और चौथा है आपका कार्बन का ब्रश। ठीक है, या कोई मेटल का ब्रश जो कि स्लिप रिंग से टच किया हुआ होता है। और समझिए इसके बारे में। तो सबसे पहले ना अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा फिगर आपको हम दिखाए, देखिए तो अगर हम फिगर की बात करें तो ना आपका ये हमारा वर्किंग का फिगर है। जैसे आप देखो, ये अगर हम बात करें तो ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। ठीक है, बेसिकली ये आपका मैग्नेट है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखोगे ना तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, कुछ इधर की तरफ। ठीक है, और ये है हमारा क्वाइल, बोल लो आर्मेचर क्वाइल। क्या होता है ना कि जब हम मैग्नेट के बीच में क्वाइल को रख करके और उसको रोटेट कराते हैं, मींस कि मैग्नेट के परपेंडिकुलर क्वाइल रखा हुआ है, और जब आप उसको रोटेट कराओगे तो क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा और साथ साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। साथ साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, और उसी के कारण हमारा करंट बेसिकली जनरेट होता है। यही हमारा वर्किंग है एसी जनरेटर का। उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे इस फिगर में करंट कुछ आपका ऐसे जनरेट हो रहा है। करंट जनरेट होने के बाद में ना आगे में स्लिप रिंग लगा हुआ होता है। मेरे भाई जब हम इस आर्मेचर कॉइल को नचाएंगे ना, केवल अगर यहाँ 2 वायर लगा देंगे तो 2 वायर लगाने के कारण हमारा वायर बार बार नचने के कारण ये आर्मेचर टूट जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि स्लिप रिंग कुछ लगाया हुआ होता है इस तरीके से। जैसे एक रिंग यहां लगा दिया और एक रिंग यहां लगा दिया। अब आर्मेचर कॉइल शांति से नचते जा रहा है, और यहाँ पे एक कार्बन का ब्रश लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ या कुछ मेटल का ब्रश लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ब्रश ये है और दूसरा ब्रश ये है, और ये ब्रश क्या होता है कि रिंग ऐसे नच रहा है, इससे टच करते रहता है, उसी तरीके से ये वाला ब्रश टच करते रहता, और वायर के थ्रू यहाँ पे सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता, जिससे कि हमारे को करंट मिल जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को चला पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझिए कि कहां से कहानी का शुरुआत होता है। तो यार इस बात को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमको मैग्नेटिक फ्लक्स समझना होगा। ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार रिवाइज करना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग ना फाई से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। जैसे मेरे भाई मान लो ना कि हम इसको बोल रहे हैं कि एक एरिया ले लेते, कोई भी एरिया आप ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप एरिया ले लो। ठीक है, और एरिया पे ना आप देखो तो ये है हमारा एन कैप। एन कैप क्या है? तो यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। एन कैप का डायरेक्शन इधर है तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, और मान लो ना कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर भी इधर, वेक्टर बी इधर की तरफ है,
दोनों के बीच में एंगल है थीटा। वेक्टर ए एरिया वेक्टर, वेक्टर बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब क्या होता है ना, फाई होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और फाई इक्वल टू लिखा जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। जब हम डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं तो फाइनल में क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। फाइनल में क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। और ध्यान से समझिए, तो अब बी ए कॉस थीटा की अगर हम बात करें, मान लीजिए हम जैसे एरिया लिए, अब हम एक रिंग ले लेते हैं या एक कॉइल ले लेते, और इधर है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है हमारा एन कैप, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम एक रिंग की जगह 1000, 100, 200, 500 रिंग लगा दे, तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू बी ए कॉस थीटा। मान लीजिए ना कि 200 की जगह पे मेरे पास रिंग के बारे में नहीं पता है, हम बोलते हैं कि कैपिटल एन नंबर ऑफ रिंग है, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। जहां पे एन क्या है, कैपिटल एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स है कि 1, 2, 100 टर्न होगा, 200 टर्न होगा, 500 टर्न होगा, 500 बार कॉइल को ऐसे लपेटा गया होगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए तो यहां से क्या हो गया ना, फाई इक्वल टू बी डॉट ए मीन्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो फाई मतलब बी ए कॉस थीटा। और मेरे भाई जब ना ये वाला जो शाफ्ट था ना ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट करे या ऐसे रोटेट करे, ओमेगा से रोटेट कर रहा, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता, तो थीटा इक्वल टू हम लिख देते ओमेगा इंटू टी, ये टी मल्टीप्लाई में चला गया, तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस, और थीटा के जगह पे ओमेगा इंटू टी, तो बी ए कॉस ओमेगा टी फाई इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम आपको समझा दिए थे, है ना। अब यार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको लिखने के लिए क्या क्या आएगा, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखे कि एसी जनरेटर, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या लिखे हैं कि AC generator is an electrical machine basically which produces electrical energy from mechanical work। मैकेनिकल मशीन है जिसके कारण मैकेनिकल मशीन नच रहा है, फिर रोटर या शाफ्ट को नचा रहा है, शाफ्ट को नचने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता। तो बोला गया यहाँ पे कि इन अ जनरेटर the shaft is rotated by some mechanical means such as an engine और a turbine, इंजन या टरबाइन की मदद से, और उसके कारण इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ कॉइल में, जिसके कारण फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं या आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जिसमें भी आपको समझ आ रहा हो। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये क्या कहता है, तो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है, it states that when a coil is rotated in uniform magnetic field, magnetic flux linked with a conductor या coil changes and an EMF is induced in the coil। EMF induced होता है coil में, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, तो थ्योरी और वर्किंग है, तो थ्योरी और वर्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिखा है कि व्हेन, ऐसा बोर्ड में लिखने के लिए हम बात कर रहे कि when the armature of the coil is rotated in uniform magnetic field, angle theta between the field and the normal to the coil changes continuously, ठीक है। देखिए तो इसको आप अगर आप देखना चाहें, अगर हम इसको देखें, देखिए तो मेरे पास एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, ठीक है। और क्या है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन आपका इधर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे ऐसे फिगर को बताया गया ABCD में अगर हम इसकी बात करें तो इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब आयरन कोर है जिसको हम आर्मेचर बोले, और सॉफ्ट आयरन कोर और आर्मेचर उसके ऊपर से कॉइल लपेट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये रिंग आपको दिख रहा है, जो फिगर वहां पे हम आपको दिखाएं वही फिगर है, बस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमको समझाना है कि व्हेन द आर्मेचर ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंगल थीटा बिटवीन द फील्ड, जैसे ना अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और एंगल थीटा बिटवीन द फील्ड, यहाँ पे फील्ड होगा
FIELD फील्ड, ठीक है, एंड द नॉर्मल टू द क्वाइल, और मान लीजिए ना कि क्वाइल कुछ ऐसे रखा हुआ है, तो इसके बीच में जो भी एंगल बच रहा है नॉर्मल टू द क्वाइल, ये कंटिन्यूअसली चेंज करेगा क्योंकि क्वाइल हमेशा ऐसे ऐसे नच रहा है, ठीक है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल चेंजेस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल चेंजेस एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से जो करंट इंड्यूस हुआ ए बी में फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज फ्रॉम सी टू डी इन सी डी, और एक्सटर्नल सर्किट में बी टू बी वन करंट आएगा, जिस बात को हम यहां दिखा रहे हैं। करंट ए टू बी कुछ ये डायरेक्शन है, और सी टू डी की बात करें तो यहां पे ऐसे है, और अगर हम B1 और B2 की बात करें जो कि एक्सटर्नल सर्किट है, तो करंट का डायरेक्शन आपका कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यही बात वहां पे लिखा गया है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फाइनल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम अगर E दिखाएं, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर हम E दिखाएं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या होता है? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो d अपॉन डी टी हम यहां पे रहने दिए, और फाई का वैल्यू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, जो कि हम अभी आपको जस्ट बताए थे, ठीक है। और देखिए तो अगर हम इसकी बात करें तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, अगर हम कॉस इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा? कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। इसी को हम बोलते हैं फ्राइडे का फ्लक्स रूल भी बोला जाता, जहां पे कि n नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल है। b क्या है? तो b मेरे भाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। कैपिटल A क्या है? तो एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ क्वाइल है। और ओमेगा क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ क्वाइल है, ठीक है। ओमेगा क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ क्वाइल है। तो यही है हमारा कहानी एसी जनरेटर का। तो यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वाला जो पॉइंट है, एसी जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करता, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको क्या करेंगे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, साथ में अगर आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, देखिए तो यार अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट है, आपके काम का है, और जो लोग भी नीडी है इन द सेंस कि जो लोग भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप ये वाला प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और फिजिक्स के कारण आपका रिजल्ट खराब हो रहा है, तो एक बार आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमसे जो भी संभव हेल्प हो पाएगा वो हेल्प करेंगे, भले वो बेसिकली आपको साथ में बैठा करके क्वेश्चन बनवाना क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि यार समय को मत बर्बाद कीजिए, है ना। जो है उसमें आपको जहां जहां से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए, और संभव हो सके तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।